हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और खूबसूरत भी होंगे जैसा कि आप यूजुअली हैं। आज हम लोग इनर लाइन परमिट, एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये कुछ मामलों में रेस्ट्रिक्शन लगाता है इंडियन सिटीजन्स के ऊपर कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जो इनर लाइन परमिट की इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में आता है आप वहाँ नहीं जा सकते। ठीक, तो फिलहाल 4 स्टेट्स ऐसे हैं भारत में, नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्वी भारत के, जहाँ अगर कोई भी भारतीय जो उस राज्य का रहने वाला नहीं है, किसी और राज्य का रहने वाला है और उस राज्य में जाता है, जो राज्य इनर लाइन परमिट लागू किया हुआ है, उस राज्य में जाने पे आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप एक सर्टिफिकेट लेना होता है। उस सर्टिफिकेट को इनर लाइन परमिट कहते हैं। ठीक है, 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आपको अगर एंटर करना है तो पहले परमिशन लोगे। एक स्टेट के और दूसरे स्टेट के बीच जो बाउंड्री है वहाँ पे दोनों स्टेट्स की लोकल पुलिस आपको मिलेगी। इधर से जब आप इधर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कराना होगा। ठीक है, तो क्या ऐसी कंडीशन बनी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ही ILP इनर लाइन परमिट लागू किया गया, तो और स्टेट्स में क्यों नहीं है? ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में है? तो इसकी थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जो ब्रिटिश हुकूमत भारत में चलती थी, वो लोग क्योंकि कारोबार के इरादे से ही भारत में आए थे, तो वो उन एरियाज को अपनी पकड़ में रखना चाहते थे जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हों और उनकी कंपनी के फायदे की चीजें दिखें। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बहुत रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में, खासकर अगर हम उनके आने की बात करें तो उनको ऐसा क्लाइमेट मिला जहां उन्हें चाय, टी के बागान और जो मिनरल्स हैं वो सब उनको दिखा, वहाँ लकड़ी वगैरह। तो उनको लगा कि इस पूरे एरिया को, जो कि ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, इसमें रहने वाले लोगों को हम अपने तरीके से हैंडल तो कर सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, यानी कि हम लोग इधर के, ये लोग कॉम्पिटिटर भी रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनको रोकना जरूरी था क्योंकि इधर के लोग कारोबारी भी थे और दूसरे एरिया में कारोबार करने भी जाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक लॉ पास किया, बंगाल ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर एक्ट। इस कानून में उन्होंने लिख दिया कि कोई भी भारतीय जो ब्रिटिश हुकूमत का जो भारत है उसका रहने वाला है और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि पहले ईस्टर्न बंगाल उसको कहते थे, जिसको आज हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो उस एरिया में अगर वो व्यक्ति जाता है तो उसको परमिशन लेनी होगी। ये परंपरा अंग्रेजों के टाइम से है, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था इस कानून को बनाने का वो सिर्फ एक ही था कि वो उन एरियाज में लूट खसोट अच्छे से मचाएं और जो और भारतीय हैं वो वहां कंपटीशन में शामिल ना हो जाएं। ठीक, अच्छे पैसे ना देने लगे लोगों को उनके बदले में, तो कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है शोषण नहीं कर पाएंगे अंग्रेज, इसलिए वो कानून बना। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद वो कानून एज इट इज लागू रहा, लेकिन हमने कुछ चीजें चेंज की। जैसे ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉ लिखा गया था, तो अब भारत को ये लगा कि इस एरिया के लोग, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग जो ट्राइबल्स हैं, उनकी अपना कल्चर है, उनका अपना रहने का और उनकी परंपराओं का एक अलग तरीका है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके मामलों में कोई और इंटरफेयर ना करे, भारत के और क्षेत्रों के लोग वहां अननेसेसरी उनको तंग ना करें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, इसलिए इस परंपरा को कंटिन्यू रखा गया और इस परंपरा का नाम रख दिया इनर लाइन परमिट, या जो नाम पहले उन्होंने नहीं दिया था वो इधर भारत में जब सरकार इस देश की बनी उसके बाद उन्होंने उसका नाम ILP इनर लाइन परमिट कर दिया। तो यही हमारा टॉपिक है, इसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कुछ फ्लोट चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आप देखिए इनर लाइन परमिट, अभी हम इसी पे बात कर रहे थे, क्या होता है, कैसे होता है। अब इसी को हम थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही ये लागू हुआ, तो रीजन क्या था। जैसे अगर हम मैप पे देखें तो ये वाले जो एरियाज हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के दायरे में आते हैं
और ये जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सब एरिया है ना। लेकिन सभी स्टेट्स में ILP की जरूरत महसूस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, उसके पीछे भी कारण है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इसलिए अंग्रेजों ने इधर रेस्ट्रिक्शन लगाया और भारतीयों के आने पे। तो जैसे टी प्लांटेशन वगैरह, ऐसी बहुत सी चीजें आप देख सकते हो, मिनरल्स और लकड़ी, और बहुत अच्छी अच्छी लकड़ी का प्रोडक्शन होता है ना इस एरिया में, आपको पता ही होगा। अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा सा रिटन फॉर्म में अगर देख लें, जो मैंने अभी बोला कि इन राज्यों में जो कि उस टाइम ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल कहलाते थे, वो एक लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए गए, जो ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे यहाँ उसके द्वारा। और क्यों किए गए, ताकि ब्रिटिश इंडियन यानी कि अंग्रेजों के अलावा जो भारत में रहने वाले लोग थे वो ब्रिटिश इंडियन कहलाए। तो ब्रिटिश इंडियन इन एरिया में इंटरफेयर ना करें इसलिए, और उनको रोकने के इरादे से ये कानून लाया गया। क्या नाम था उसका, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। यानी कि बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर, बंगाल के ईस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको रेगुलेट करना है। कहां से, जो और जगह से जाने वाले लोग हैं उनसे जो उनका कांटेक्ट होगा उसको रेगुलेट करना है। इसलिए 1873 में ये लॉ लाया गया। तो आप इस लॉ को ध्यान रखेंगे, आज भी ये लॉ भारत में लागू है। ठीक है, आगे देखो। अब वही मैंने जो बताया आपको कि अब ये इनर लाइन परमिट कहलाता है, और ये उस स्टेट के द्वारा इशू किया जाता है जिस स्टेट की हम बात कर रहे होते हैं। फिलहाल 4 स्टेट में है, तो हम 1 बाय 1 उस पे आते हैं। अब हम एक एक फैक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो लॉ है, जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इट वॉज रिटन इन दिस लॉ, यानी कि इस कानून में ये लिखा था कि कोई भी व्यक्ति इन एरिया में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं जाएगा। तो उस टाइम परमिशन डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं होती थी, जो चौकी बन जाती होंगी, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए वहीं पे कुछ परमिशन लेके आगे बढ़ना होता होगा। लेकिन उसी को बाद में हम ILP इनर लाइन परमिट कह रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसी को या इस एरिया के रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये परंपरा आगे लागू रखी। क्यों, क्योंकि उन लोगों के ट्रेडिशन, कल्चर और जो वहां के ओरिजिनल बासिंदे हैं, जो मूल निवासी हैं, नेटिव्स हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है, वो बहुत पिछड़ गए हैं, और अब से नहीं, क्योंकि उनकी आदिवासी जिंदगी रही है, ट्राइबल लोग हैं, इसलिए वो थोड़े से पिछड़ गए। तो उनको प्रोटेक्ट करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, इसलिए उनको हम प्रोटेक्शन देंगे और मौके भी देंगे भारत के और क्षेत्रों में आने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, अच्छा, एक यहां पे छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इनर लाइन परमिट लागू तो किसी स्टेट में होता है, लेकिन उस स्टेट में लागू करने की इजाजत स्टेट गवर्नमेंट देगी और गवर्नर फाइनल अप्रूवल देता है। लेकिन अगर गवर्नर को लगता है कि ये थोड़ा सीरियस इशू है, और वाकई सीरियस इशू है, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)A में लिखा है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होगा। इसी को अगर 19 को हम और आगे बढ़ाएं तो 19(1)D में लिखा है कि कोई भी भारतीय भारत में कहीं भी घूम सकता है। तो इनर लाइन परमिट भारत में घूमने का राइट रोक रहा है, 19(1)D का जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उसको रोक रहा है। तो इसीलिए गवर्नर आमतौर पे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करने वाली चीजों को या लॉ को प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। इसी का नतीजा है कि फाइनल अप्रूवल, अगर हम कहें फाइनल परमिशन, कि किसी स्टेट में ILP लागू होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को या इनडायरेक्टली हम कहें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होती है। यही वजह है कि जो मणिपुर है, मणिपुर ने रिसेंटली ये प्रपोजल दिया कि हम भी इनर लाइन परमिट अपने यहां लागू करना चाहते हैं, और उसका फाइनल अप्रूवल 11 दिसंबर सन 2020 को प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। तब मणिपुर ILP लागू करने वाले स्टेट्स की कैटेगरी में आया है, और अब ये कुल 4 स्टेट हो गए। देखो इसी में आगे लिखा होगा, ILP वाज इंप्लीमेंटेड इन मणिपुर ऑन जनवरी 1, 2020। एक बात मैं यहां थोड़ी सी गलत बोल गया, वो
11 दिसंबर 2019 था, 2020 नहीं था, और ये 1 जनवरी 2020 से उन लोगों ने यानी कि मणिपुर वालों ने अपने यहाँ लागू कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट को ही समझना चाहें तो एक्चुअली ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। जैसे आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो उस देश की तरफ से और आपके देश की तरफ से ये अप्रूवल होता है कि ये व्यक्ति एलिजिबल है उस जगह जाने के लिए, और किस लिए जा रहा है वो सारी चीजें आप नोटिंग करा देते हो और वहां भी नोट हो जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम के लिए आपको वहां जाना है या अलाउड है। ठीक वैसे ही पासपोर्ट की तरह ये सिस्टम इनर लाइन परमिट कहलाता है। ठीक है, और इसमें वो जगह बतानी पड़ेगी आपको कि हम मणिपुर के इस जगह पे जा रहे हैं, या इस जगह इस इरादे से हम आए हैं, पढ़ने आए हैं, हम यहाँ जॉब करने आए हैं, हम यहाँ टूरिस्ट के तौर पे आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिफाइन करनी पड़ती हैं और उसमें टाइम भी लिखा होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और समझें अगर, तो ये जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है जो आपको भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए परमिशन के बिना अलाउ नहीं कर रहा है, तो सीरियस इशू तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कई जगह इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये तो अपने आप में मिनी इंडिया बना के चल रहे हैं हम 4 राज्यों में। तो एक मिनी इंडिया अपने आप में, इंडिया के अंदर एक मिनी इंडिया दिख रहा है जहां आपको इधर से उधर घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है ना, और आपको रीजन बताना पड़ रहा है, टाइम बताना पड़ रहा है कितने दिन के लिए जा रहे हो। इसलिए थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा जरूरी भी है, उन लोगों के वेलफेयर में ऐसा करना जरूरी है। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसे कहें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी होगी, और कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है उसको भी लेनी है, और अगर कोई विदेशी है तो उसको आईएलपी तो नहीं लेना है लेकिन परमिशन उसको भी लेनी है। उसकी परमिशन डिफरेंट नाम से जानी जाती है, वो भी हम आगे आते हैं। तो इसको हम ऐसे कहें, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो कि आईएलपी कहलाता है। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ ये किस टाइप का होता है। एक मेरे फ्रेंड है और वो अक्सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाया करते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी स्लाइड में देखो, 1-2 के बाद आएगा। जैसे इसको मैं उदाहरण से समझाऊं, मान लो आप हैं या कोई मिस्टर एक्स हैं, वो किसी प्रोटेक्टेड स्टेट से या अनप्रोटेक्टेड स्टेट से, यानी कि आईएलपी वाला स्टेट जहां आईएलपी लागू है या जहां आईएलपी लागू नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये अनप्रोटेक्टेड स्टेट हैं। और जो प्रोटेक्टेड स्टेट हैं, जो 4 स्टेट हैं जिनको अभी आगे हम और अच्छे से देखेंगे, ये मान लो एक स्टेट के रहने वाले हैं। आप मान लो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से सपोज करो प्रोटेक्टेड स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि आप मणिपुर में जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, नागालैंड में जा रहे हैं, मिजोरम में जा रहे हैं। मान लो इन 4 में से आप कहीं जा रहे हैं और वो स्टेट प्रोटेक्टेड स्टेट की कैटेगरी में आता है, वहां आईएलपी लागू है। ठीक है, तो जब आप स्टेट 1 से, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो या अनप्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड स्टेट में जा रहे हैं, संरक्षित राज्य में जा रहे हैं, तो एक लाइन है, इस लाइन के दायरे से आपको गुजरना होगा और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होंगी। इसी लाइन या परमिशन को हम अपनी भाषा में यहां समझने के लिए आईएलपी कह सकते हैं, इनर लाइन परमिट कह सकते हैं। तो ये लाइन तभी आपको इधर से ट्रैवल करना अलाउ करेगी जब आपके हाथ में आईएलपी होगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखो। देखिए ये मेरे फ्रेंड है, इनका एक नागालैंड का और एक अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों का, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगभग घूम चुके हैं। देखिए इनकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको हमने यहाँ पे नहीं शो किया है, उससे आपका लेना देना नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझने के लिए कि किस टाइप का होता है। देखो अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और यहां लिखा है टेम्परेरी सिंगल इनर लाइन परमिट फॉर इंडियन नेशनल्स। इंडियन नेशनल्स लिखा है, ऑल नहीं लिखा है।
फॉरेनर नहीं लिखा है, इसका मतलब फॉरेनर के लिए अलग सिस्टम होगा, वो अभी आगे आएगा, हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, उसमें वो आपका नाम लेंगे, परमानेंट एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क लेंगे, रेफरेंस डिटेल लेंगे, कहाँ से आए थे, कब, क्या, कैसे, जेंडर लेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है नहीं है, प्लेस ऑफ विजिट, देखिए कहाँ जाना है पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, किस जगह से आप निकले थे, कहाँ से कैसे आए थे, कार से आए थे वगैरह वगैरह, कब आए, डेट ऑफ विजिट, टाइप ऑफ विजिट, बिजनेस, डेट ऑफ रिटर्न, किस डेट को आप लौट रहे हो, प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू हुआ, परमिट सिंगल यानी कि एक बार के लिए, इशूइंग अथॉरिटी किसने किया, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल पूरी भरनी होती है। ये इनर लाइन परमिट का एक मैंने नमूना दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अपने दायरे में था, इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शायद लगे आप लोगों को, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कि इनर लाइन परमिट इशू करने की पावर कंसर्न्ड स्टेट को होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कहां लागू होना है, कहां लागू नहीं होना है, फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से स्टेट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं जहां पे ILP लागू है। मैंने मैप से और नाम से सबसे समझाने की आपको कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। यहीं पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जब इन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया, इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में जब आप कुछ देशों से आने वाले लोगों को परमिशन दे रहे हो नागरिकता की, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन देशों से आए हैं और कुछ रिलीजन्स को उसमें स्पेसिफाई किया गया है, 6 रिलीजन है शायद। तो अगर मान लो वो लोग जो बांग्लादेश से आए हैं और ये एरिया, इन राज्यों का एरिया बांग्लादेश से बिल्कुल पास में लगता हुआ है और जितने बांग्लादेशी इलीगल घुसे थे पहले कभी या बाद में, 2014 से पहले की बात कर रहे हैं हम, बाद के तो छोड़ दो, तो उन लोगों ने जो अपनी घुसपैठ की है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा है, सबसे ज्यादा आसाम में है। तो ये लोग यहां भी आए होंगे इन 4 राज्यों में। तो इन 4 राज्यों में क्योंकि इनर लाइन परमिट लागू है, ILP लागू है, तो इनके यहां घुसने की संभावना तो कम है या ना के बराबर है। इसीलिए CAA नाम के कानून से इन 4 राज्यों को छूट दी गई है, यानी कि CAA इन 4 राज्यों में लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखें। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी इनके यहां सिस्टम ILP वाला है और यही रीजन है कि CAA का सबसे ज्यादा विरोध इन राज्यों में, इन राज्यों के अलावा और राज्य भी कर रहे हैं कि इनके यहां तो सिस्टम है, इनको तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन हमारे यहां जो और आए इलीगल तरीके से घुसे हुए हैं उनके लिए क्या सिस्टम होगा, ठीक है। खैर वो CAA अलग टॉपिक है, यहां पे रेफरेंस था तो हमने उस पर डिस्कस कर लिया। आगे देखो, देखो कोई भी इंडियन जो नॉन नेटिव है उस स्टेट का, यानी कि इन 4 राज्यों के अलावा किसी और राज्य का रहने वाला है, वो इन राज्यों में बिना ILP के नहीं घुस सकता। मैं 2-3 बार ये बात ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन यहां सेंटेंस में लिखी हुई थी इसलिए मैंने आपको फिर से बोल दिया। अच्छा, अगर हम फी की बात करें तो सभी राज्यों में फी अलग अलग है इन 4 राज्यों में। तो जैसे मिजोरम में 20 रुपए है, अरुणाचल प्रदेश में 100 है, नागालैंड में 50 है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, अगर हम रियलिटी की बात करें, जैसे ये मान लो फी तो ओरिजिनल तो यही लिखी है, उस पर ठप्पा भी लगेगा, इतनी फीस होगी। लेकिन होता क्या है, इतनी फी है शाम को आना लेने के लिए ILP, तो अब शाम तक या तो आप बैठोगे वहां और बैठोगे तो आगे का ट्रैवल कैसे करोगे, इसीलिए वहां पे कुछ गड़बड़ झाला भी चलता है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे फ्रेंड ने बताया था। अच्छा, एक बात और, मान लो ILP जिन राज्यों में लागू है वहां आर्मी, CRPF,
BSF वगैरह वगैरह, उनको जाने की जरूरत पड़ती होगी। तो ध्यान रखना है आपको, ILP उनको नहीं लेना पड़ता है, उनके लिए ILP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनको एग्जेम्पशन दिया गया है ILP से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किसको ILP से छूट मिली हुई है, ऐसे क्वेश्चन। और अगर हम काइंड्स की बात करें, यानी कि टाइप कितने होते हैं, ILP कई तरीके से इशू होता है। एक रेगुलर होता है, आप आते जाते रहते हैं, जैसे मैंने अभी फ्रेंड के उस पर दिखाया था ना कि टाइप, तो वहां लिखा होता सिंगल, यानी कि एक बार के लिए। अब रेगुलर है तो आप रेगुलर लिखा होगा उस पर। टेम्परेरी है, आप गए और आए, अब आपका कोई लेना देना नहीं, टेम्परेरी हो गया। स्पेशल, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको मिल रहा है, जैसे एजुकेशन वगैरह के सिलसिले में। और लेबर, यानी कि आप काम धंधा वहां करने जाते हैं, तो इन सभी की परमिशन अलग अलग टाइप होती है, इनकी फी अलग अलग होती है, और इनका जो टाइम है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे एक ब्रीफ रेफरेंस हमने ले लिया, टाइप्स ऑफ ILP। थोड़ा सा और देखते हैं, जो मैंने बोला था ना कि विदेशी लोग होते हैं, उन विदेशी लोगों को ILP नहीं लेना पड़ता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 ILP वाले स्टेट्स में अगर कोई विदेशी फॉरेनर जाता है घूमने या किसी भी उद्देश्य से, तो उसको ILP की जगह PAP लेना पड़ता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया परमिट केवल अरुणाचल प्रदेश में लेना पड़ता है, बाकी और राज्यों में, जो 3 और राज्य बचे, वहां ये नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, देखो जैसे यहां पे लिख भी दिया, इफ फॉरेनर्स want to visit these tourist states they have to be given protected area permit, उनको ये लेना पड़ेगा, और किसकी जगह पे, इंस्टेड ऑफ ILP। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की, और उम्मीद है अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जो YouTube में आप जिस चैनल पे इसको देखेंगे, एग्जाम अड्डा 360, उसी पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, और उसका बाकायदा आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।